अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आज हम आपको एक अच्छी खबर दे रहे हैं और शो का आगाज़ इसी खबर से करेंगे कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है या आपके ख़ानदान में किसी को जोड़ों में दर्द है और जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हैं, तो अब कराची में भी स्टेम सेल का एक ऐसा तरीका आ गया है स्टेम सेल थेरेपी में कि वो आपके जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो सकता है। और स्टेम सेल थेरेपी से पहले के भी कुछ ऐसे मराइल हैं जिनमें ऑपरेशन के बग़ैर, कुछ काटा पीटी के बग़ैर ये मसला आपका हल हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं के हॉस्पिटल जो कि नर्सरी पर वाक़ है, और आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस हवाले से क्या क्या सहूलियत दस्तियाब हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेम सेल क्लिनिक के सरबराह डॉक्टर फैज़ान खालिद साहब। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान साहब। वालेकुम। थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ के हॉस्पिटल में जो क्लिनिक है या जो रीजनरेटिव मेडिसिन की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे आपने चैनल पे मौका दिया। के हॉस्पिटल में हम रीजनरेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 3 साल से। रीजनरेटिव मेडिसिन में 2 ट्रीटमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं जो पेशेंट्स भी जानते हैं। अब उसकी अवेयरनेस आ गई और डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस आ गई है, जिसमें PRP विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट ज़्यादा फेमस है। इसमें बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन PRP और स्टेम सेल्स हमारी मेन प्रैक्टिस में ज़्यादातर। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने स्टडी कहाँ से किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन कराची की है, MBBS, और इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशंस टर्की से की हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में। अलॉन्ग विद दैट आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन एज वेल एज अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी। तो माई मेन प्रैक्टिसेस जो कि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस वो रिमेटोलॉजी में रीजनरेटिव मेडिसिन को और रिमेटोलॉजी को मिक्स करके करने की। सही। तो अब तक किस तरह के पेशेंट्स आपने देखे हैं और यहाँ लोकल एक्सपीरियंस कैसा है आपका? देखिए, हमारे लोकल जो कम्युनिटी में ज़्यादा प्रिवेल जो बीमारी कर रही है रूमेटोलॉजी के हवाले से वो जॉइंट पेन है, जोड़ों के दर्द। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस में बहुत सारी अलग अलग किस्में होती हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो मेरी क्लिनिक क्योंकि मेन प्रैक्टिस रूमेटोलॉजी और रीजनरेटिव मेडिसिन की है, तो मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जॉइंट पेन के हवाले से आते हैं। वो नी पेन जो कि एज रिलेटेड होता है उसके हवाले से आते हैं, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि मुदाफ़ियती निज़ाम ख़राब होने की वजह से जोड़ ख़राब होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट उसके हवाले से मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो इसमें थोड़े से कुछ अलामात भी बताएं कि अगर किस तरह की मरीज़ को शिकायत हों तो वो कंसीडर करे कि आपको या आप जैसे किसी और उसको कंसल्ट करें स्पेशलिस्ट को। देखें, 2 तरह के जोड़ के मसले वक्त के साथ साथ, एक तो वो जोड़ का मसला है जो एज के साथ साथ आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जोड़ घिस गए हैं, जिसमें आम तौर पे उर्फ़ आम में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों में गैप आ गया, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। वो पेशेंट्स हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, यंग एज में भी एक जोड़ों की बीमारी होती है जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, जोड़ में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है और ये अलामात आती हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, राइट। तो ये बताइए कि इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन से स्टेज पे अगर पेशेंट पहुंच जाए तो उसका इलाज अच्छा होता है, और क्या ये इलाज है ये मुकम्मल इलाज है या कि लॉन्ग टर्म इलाज है, इसकी ड्यूरेशन वगैरह क्या होती है? देखें, आर्थराइटिस को अगर हम रेडियोलॉजिकली एक्सरेस की बेस पे डिफ़ाइन करें तो वो 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड 1, 2, 3 और 4। और जैसा कि नाम से ही मेंशन है, ग्रेड 1 का मतलब है कि माइल्ड डिजीज़ है, ग्रेड 2 में हल्की माइल्ड टू मॉडरेट हो जाती है, ग्रेड 3 में मॉडरेट टू सीवियर में जाता है, और ग्रेड 4 का मतलब सीवियर डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो गया, जोड़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। अब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स जोड़ में जब भी प्रॉब्लम आती थी तो वो कन्वेंशनली उसको हम पेन किलर के ज़रिए डील करते थे, रिवायती तौर पे, कि हम खाने की दवाई गोली दे देते थे या जोड़ में पेन के इंजेक्शंस लगा देते थे। इन इंजेक्शन से मरीज़ को फ़ायदा वक्ती तौर पे हो जाता था और मरीज़ अपनी ज़िंदगी दोबारा से गुजारता था। फिर कुछ अरसे में दोबारा प्रॉब्लम आती थी और इंजेक्शंस लगाते थे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था,
क्योंकि एक वक्त आता था कि पेशेंट बेड पे आ जाता था और उसके जोड़ चलने फिरने के काबिल उसको नहीं होता था। तो इसलिए इस शोबे में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत थी। ऐसा इलाज चाहिए था जो कि इन चीज़ों से बेहतर हो। ऐसे लोग, ऐसे मरीज़ जो कि जोड़ों में इंजेक्शन लगवा के ठीक नहीं होते, उनके लिए ये इलाज मौजू है। ये बताइए कि अमूमन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जोड़ों में तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो कदम नहीं उठा सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, क्या ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है? देखें, इसमें दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसे मरीज़ जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते और उनके साथ कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी, क्योंकि ऐसे मरीज़ सिर्फ एक चीज़ की बीमारी में मुब्तला नहीं होते, उनको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। अगर कोई भी ऐसी अलामत हो जिसकी वजह से वो ऑपरेशन ना करवा सकते हो, मिसाल के तौर पे किसी लोगों का अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कैबेज हो चुका होता है, या वो ब्लड प्रेशर इतना उनका बढ़ चुका होता है कि वो एनेस्थीसिया टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के पास पहले कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, लेकिन अब हमारी मेडिकल साइंस में ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम उनके जॉइंट्स को बेहतर कर दें। ये जो आप प्रोसीजर करते हैं, नॉन इन्वेसिव आपने बताया कि ये प्रोसीजर है, इसमें क्या बेहोश करना पड़ता है और ये कितने टाइम लगता है इसमें? देखिए, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कोई बेहोशी, काटा पीटी, सर्जरी या कोई ऐसा अमल शामिल नहीं है जो पेशेंट को खौफज़दा करे। मामूली सी सुइयाँ चुभती हैं, जैसे एक इंजेक्शन में आप कोई भी नॉर्मल इंजेक्शन लेते हैं वैसे, और लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए हम एक जनरल सी जगह को हम सुन करके वहाँ से हम सेल्स लेके और फिर उसको टीके में भर के सिंपल जोड़ों में लगा देते हैं। राइट। और ये जो सेशन होता है आपका, वन टाइम सेशन हो, तो ये कितने अरसे के लिए उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है? क्या ये मुस्तकिल ये मसला हल हो जाता है या कैसे होता है? देखें, क्योंकि जोड़ों का मसला साल से चल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक टीका लगाएं और वो जोड़ आपके ठीक हो जाए। अदरवाइज इसको हम जादू का टीका नाम रखते हैं, स्टेम सेल्स ना रखते। तो ये इलाज पेशेंट की जॉइंट की कंडीशन को देखते हुए, वैसे तो गाइडलाइंस ये बताती हैं कि स्टेम सेल्स वन टाइम ट्रीटमेंट है कि आप एक मरतबा करें और पेशेंट की लाइफ कुछ साल के लिए बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन इस इलाज को रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ साल के बाद ये इलाज दोबारा भी करना चाहें तो बिल्कुल बगैर किसी साइड इफेक्ट के दोबारा भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और बस आखिरी सवाल आपसे ये कि ये स्टेम सेल की इतनी सारी चीज़ें सोच के जहन में एक सवाल आ रहा है, या आम लोग भी सुनने वाले भी हो सकते हैं उनके जहन में ये हो कि क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है? क्या हर तरह के लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, अफोर्डेबिलिटी का इशू तो है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा अंडररेटेड जो डिपार्टमेंट हेल्थ का है, जहाँ पे चीज़ें कॉस्टली हैं। और अगर मैं इसको बाकी ट्रीटमेंट से कंपेयर करूं, मिसाल के तौर पे अगर आप घुटना बदलवाने जाते हैं या इसके अलावा कुछ और सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं जिससे आप जोड़ों की तकलीफ से निजात लेने चाहते हैं, तो वो लाखों में होता है, काफ़ी लाख लग जाते हैं। लेकिन ये उसके मुकाबले 1/3 आप कह लें, मतलब 1/3 है। बहरहाल ये एक महंगा ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट एक महंगा ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान से बाहर ये बहुत ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान में इसकी अभी भी हमने और क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज एक्सपेंसिव ऐसे हैं कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैज़ान खालिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कराची में एक ऐसा अस्पताल है जो है तो प्राइवेट अस्पताल, लेकिन यहाँ पर जो इलाज की सहूलियात हैं वो बहुत ही कम पैसों में सर्विसेज दी जाती हैं। और ऐसे मरीज़ जिनके पास पैसे बिल्कुल ना हों और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हों, तो यहाँ ऐसे मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वक़ास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MD हैं डॉक्टर आरफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नहीं सर, मेहरबानी आपकी, आप आए। अच्छा, ये बताइए पहले तो कि ये अस्पताल की लोकेशन क्या है, ये कहाँ वाक़ है, किस एरिया में है? सर, ये डॉक्टर आरफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और ये नॉर्थ कराची में 5C1 पे मौजूद है। और यहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं, जैसे OPD से लेकर इंडोर तक हैं, नॉर्मल
प्रोसीजर्स भी यहाँ होते हैं, क्या ऑपरेशन भी हो सकता है, यहाँ क्या क्या सर्विस हैं थोड़ी सी जी सर, यहाँ पर ओपीडीज भी होती हैं, नॉर्मल और चाइल्ड की ओपीडी होती है, गैनी ओपीडी होती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर छोटे प्रोसीजर जैसे ऑपरेशन हो गए, हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ये होता है। नॉर्थ कराची का इलाका भी कोई इतना ज़्यादा अमीर लोग यहाँ पर होंगे, साहिब ऐसे लोग भी रहते होंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मजदूर पेशा या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या सूरत हाल होती है जब लोग आपके पास आते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी की क्या पोजीशन होती है? सर मेरे पास अक्सर औकात हमारे पास जो आते हैं वो मिडिल क्लास लोग ही आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, मज़दूर तबका जो हो गया, जिनकी अपना घर में होम डिलीवरीज वगैरह का कोई मसला होता है, बच्चों का मसला होता है, तो कम तनख्वाहदार पुअर लोग जो होते हैं वो आते हैं सर। और इतने तक होते हैं कि उनके पास अपना इलाज मुआवजा के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम उनके साथ यानी कि कम रेट्स पे बहुत यानी कि ताउन करते हैं। अच्छा, और उसके लिए आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है? जी बिल्कुल सर, उसके लिए हमने ज़कात फ़ंड का एक वो बनाया हुआ है, जैसे वेलफेयर रेट होता है, वेलफेयर रखा हुआ है कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि जिसका ऑपरेट होना है, या अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को NICU की ज़रूरत होती है या ICU की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने उसके लिए एक पैकेज बनाया हुआ है कि उस पैकेज से उसका फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा। अच्छा, ये बताइए कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर आपके पास क्या सहूलियात हैं? सर उसके लिए हमारे पास जो है जब एक प्रेग्नेंट हमारे पास पेशेंट आती है तो उसके लिए हिफाजती इंजेक्शन, वैक्सीनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद हमारे पास OT है, अगर अल्लाह ना करे उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वक्ती तौर पे फ़ौरन ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो है। बच्चे के लिए NICU है, बच्चों की वैक्सीनेशन है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और बच्चों को अगर इनक्यूबेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? जी सर, वो इंक्यूबेटर की सहूलत हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर हमने यानी कि इस नॉर्थ कराची के हवाले से बहुत कम रेट्स रखे हुए हैं जो कि इंक्यूबेटर में हम उनको एडमिट कर सकते हैं, वो है। वैसे आप देखते होंगे OPD वगैरह में और वैसे इंडोर में भी मरीजों को क्या शिकायत होती है ज़्यादातर? आजकल के मौसम से लिहाज से सर ये खांसी, नज़ला, बुखार और इस किस्म के पेशेंट आ रहे हैं, तो लोग जो है एहतियात नहीं करते। बाज़ औक़ात हम उसको वो फील करते हैं कि मास्क लगाएं या कुछ करें, तो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास अब जो आ रहे हैं वो खांसी, नज़ले के साथ आ रहे हैं सर। और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी कभी कोई आपने प्रोग्राम सोचा है, जैसे लोगों की आगाही के लिए किसी बीमारी के हवाले से, जैसे कोई सेमिनार? जी सर, हम लोग करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, उसके अंदर हम फ्री टेस्ट करते हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड करते हैं और फ्री मेडिसिन देते हैं उनको। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट यहाँ आते हैं, वो आके फ्री उनको चेकअप करते हैं और उनको इस हॉस्पिटल के हवाले से और लोगों की कोई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमसे फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये किस किस तरह की बीमारियों का आपके पास कंसल्टेंट बैठते हैं? सर कंसल्टेंट OPD के लिए तो हमारे पास ऑन कोर्स डॉक्टर होते हैं। मॉर्निंग में तकरीबन 12 से 1 बजे तक कंसल्टेंट्स होते हैं, फिर शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कंसल्टेंट OPD चलती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं सर, उसके बाद जनरल फिजिशियन बैठते हैं, आर्थोपेडिक बैठते हैं सर, उसके बाद जनरल सर्जन होते हैं। ये तमाम ऑन कॉल्स हैं सर। कोरोना के हवाले से वैसे आपके यहाँ क्या SOP वगैरह पे अमल हो रहा है, या आपको भी आगाही दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, या आप अपने तौर पर भी खुद जो आपका अमला है या जो लोग आते जाते हैं उनको अवेयरनेस देते हैं आप कोरोना से बचाओ? जी सर, हेल्थ की तरफ से भी हमें आगाही दी गई है और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या हमारा स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको मास्क वगैरह हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, तो ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं सर। ये नॉर्थ कराची में काफ़ी ऐसी आबादियाँ में जो कच्ची आबादियाँ हैं या ज़्यादा डेवलप इलाके नहीं हैं, वहाँ का आपका फ्यूचर का क्या प्लान है मुस्तकबिल? जी सर, हमने पहले भी 2-4 जगहों ऐसे इलाकों में हम गए हैं जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और हत्ता कि वहाँ पे राशन, गर्म कपड़े, ये चीज़ें हमने दी हैं। और मज़ीद भी हमारा ये इरादा है कि अब जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों के अंदर हम ये चीज़ें जो हैं वो ये अवेयरनेस देना चाहते हैं हम। और हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के हवाले से आपका क्या प्रोग्राम है? सर मेरे पास अभी जो है कैपेसिटी जो है वो 20 बेड्स की है। मज़ीद मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं बढ़ाऊँ ताकि मेरी जगह बहुत कम है हमारे पास, तो हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जितने लोग हमारे पास आते हैं पुअर पेशेंट में पेशेंट रिटर्न करने पड़ जाते हैं, इस तरीके की ये वजूहत है। और ख़ासकर हमारे पास जो वेटिंग एरिया है वो बहुत कम है हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आप सर्विस डिलीवरी पे आप काम कर रहे हैं और इसके साथ
पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग के हवाले से या और इस तरह के आपका कोई ऐसा भी इरादा है, फ्यूचर में प्लान है कि आप कोई इंस्टीट्यूट बनाएं या कोई तरबियत के लिए? जी बिल्कुल सर, हमारा नर्सिंग स्कूल वगैरह के हवाले से हमारा इरादा है कि हम, जैसे अभी मेरे पास कुछ बच्चियाँ आते हैं जो कि हमारे पास काम सीख रहे हैं, मज़ीद ट्रेनिंग देने का या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि हमें कोई ऐसे कोई होते हैं हमारे आगे से कि मामलात को अच्छे बनते हैं, तो हम ये चीज़ भी बनाने को आगे हमारे एक हमने रखा हुआ है कि ये इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे मज़ीद। और अगर आपके कोलैबोरेशन के लिए भी किसी इदारे से बात हुई आपकी, या कोई इदारे आपसे ताउन भी कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं चैरिटी के काम को आगे बढ़ाना चाहें? अभी मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ आए चलें सर, क्योंकि मैंने अपना ये बलूचिस्तान की तरफ इधर उधर जाकर आरफा मेडिकल हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी कैंप्स किए हैं, गोठों में काफ़ी कैंप्स किए हैं, तो उस वक्त तो मेरे साथ कोई अवेयरनेस या कोई ऐसा हॉस्पिटल मेरा साथ नहीं दिया किसी ने, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई मिले ताकि हम मिल के इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं सर। क्या लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे नॉर्थ कराची के लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर? सर मैं लास्ट मैसेज मेरा यही है कि जैसे आजकल हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से कि लोग बहुत परेशान हैं अपनी इनकम के हवाले से, अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई मामलात हैं, जो हमसे सर्विस हो कि हम करेंगे, बाकी SOPs पे वो अपनी तवज्जो दें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, और इस नॉर्थ कराची की इन आवाम, गरीब आवाम के लिए हमने ये सोचा हुआ कि हमारी ज़ात से, हमारे हॉस्पिटल से जो तावन चाहिए हम देने को तैयार है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ बिज़नेस की। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात हो चुके हैं और उन इंतखाबात में भी कुछ कंट्रोवर्सी रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियाँ जाहिद हुसैन साहब। हम उनसे फेडरेशन के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या हुआ। मियाँ जाहिद साहब ने अपने अलायंस जो कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के साथ है, इनका अलायंस, उस अलायंस के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने टाइम दिया हमें। मियाँ साहब, इलेक्शन में क्या हुआ, क्या रहा? आप तो बड़े पुरुमीद थे और बड़े पुरजोश थे, आपके वोटर्स भी, सपोर्टर्स भी सारे अच्छी उनका फीडबैक आ रहा था, तो फिर ये नतीजा क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन हुए, पोलिंग हुई, और उसमें जब काउंटिंग हुई तो हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं खालिद तवाब साहब, वो एक वोट से जीत रहे थे, और यानी इनके वोट थे 178 और जो दूसरे कैंडिडेट हैं अपोजिट उनके थे 177। तो उस मौके पे जो अपोजिट ग्रुप है उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो एक वोट था पाक अखवान चैम्बर का जो कि अलग रखा गया था एनवेलप में, क्योंकि उस पर हमारा ऑब्जेक्शन था कि ये वोट वैलिड नहीं है और लीगल नहीं है। तो मुखालिफ ग्रुप ने शोर मचाया कि नहीं, इस वोट को क्यों एनवेलप में सील किया गया, इसको खोलें। हमारा इसरार था कि ये नहीं खुलेगा, तो अब उसके लिए कोई थर्ड अथॉरिटी होनी चाहिए थी जो उस पर फैसला करती। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन उस मौके पे पार्शल हुआ और इलेक्शन कमीशन 1 घंटे अलग जाके बैठा, उन्होंने मशवरा किया, फिर वापस आके उन्होंने उनकी बात मान ली अपोजिट ग्रुप की, और उनका कि जी ये हमने डिसाइड किया है कि ये वोट हम खोलेंगे और काउंट करेंगे। तो उसकी सील खोल के फिर उसको उन्होंने काउंटिंग में लिया, और फिर जो अली रहीम साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जी अब एक वोट की बर्तरी जो है खालिद तवाब साहब की वो ख़त्म हो गई है और अब दोनों के वोट बराबर हो गए और इलेक्शन टाई हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन जब एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जी वो हमने बाद में 2 और वोट थे, तो उनमें हमने वोटर की कंसेंट इंक्लिनेशन देखी, इंटेंशन देखी, और वो इंटेंशन देख के वो 2 वोट भी हमने शुमार कर लिए नासिर मकूम साहब की फेवर में। तो इस तरीके से उन्होंने उनको 2 वोट से जितवा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कनाइवेंस भी है, कोलूजन भी है, और इलीगैलिटी भी है, अनऑथराइजेशन भी है, और इमोरलिटी भी है। तो वो वैसे मियां साहब इस पे ये सवाल है यहाँ के इंटेंशन का क्या मतलब? वोटर तो वो तो उस पे जो क्रॉस का मार्क है उससे वोट देता है, अपना हक राय इस्तेमाल करता है, तो इंटेंशन क्या इसमें इसकी लीगल क्या इसकी गुंजाइश है क्या इसमें? अब वोटर की इंटेंशन तो हो सकता है वोटरों ने इनको फ़ोन करके 2 वोटरों ने कहा हो कि जी हमारी इंटेंशन ये थी, या इन्होंने उनसे रब्ता किया हो। अब इंटेंशन जानने का और मेरे नज़दीक तो कोई तरीका नहीं है। जहाँ तक बैलेट पेपर का ताल्लुक है तो उस पर तो वोटर की इंटेंशन जो जाहिर होती है वो इस तरीके से होती है कि या तो उसके ऊपर उसने अब अपनी रबर स्टैंप लगाई होगी, जो तरीक़ाकार है कि उसमें क्रॉस की रबर स्टैंप लगाई जाती है,
और अगर रबर स्टैम्प के साथ साथ कोई शख्स उसमें पेन से कुछ लिख दे या हाथ से लिख दे या उसमें कोई और अंगूठा लगा दे, तो ये इंटेंशन समझी जाती है कि वोटर वोट नहीं देना चाहता। नॉर्मली तो प्रोफेशनल बॉडीज़ में ऐसे होता है, जैसे हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें अगर कोई भी अदर मार्क हो एक्स के अलावा, चाहे वो पेन का निशान हो, थंब का निशान हो, कोई भी, तो वो तो रिजेक्ट वोट समझा जाता है। आपके यहाँ क्या होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इसमें हमारा एक ज़ाब्ता इखलाक भी बना हुआ है, और उसके तहत ये तय पाया था कि जहाँ तक रबर स्टैम्प का ताल्लुक है कि वो लगाने में वोटर से थोड़ी दाएं बाएं हो जाती है और उसका प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं आता, तो उसको तो अगर उस बॉक्स के अंदर है तो उसको समझा जाएगा कि जी इन्होंने, ठीक है, स्टैम्प प्रॉपर नहीं लगी, लेकिन ये कि जिस बॉक्स में है तो इसका मतलब है उस कैंडिडेट को उसने वोट दिया है, तो उस हद तक तो उसकी इंटेंशन देखी जाएगी रबर स्टैम्प की हद तक। लेकिन अब अगर वो उसके साथ साथ दस्तखत कर दे या अपना अंगूठा लगा दे या पेन से कुछ लिख दे, तो उसको फिर कैंसिल तस्वर किया जाएगा। तो हम ऐसा बॉडी फिर उन्होंने अनाउंस कर दी, फेडरेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हो गया, लोगों ने ऑफिस का चार्ज भी संभाल लिया, बैठ गए, काम शुरू कर दिया, तो फिर अब आप लोगों का क्या स्टैंड है उस पर? अब जाहिर है कि इसके लिए जो लीगल तरीक़ाकार है, उसमें जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो रूल्स हैं और एक्ट है, तो उसमें एक तरीक़ाकार दिया हुआ है इस टाइप की सिचुएशन में। तो वो फिर उनके यहाँ कंप्लेंट की जाती है, वो हमने DGTO को कंप्लेंट फाइल कर दी है, खालिद तवाब साहब ने, जो हमारे कैंडिडेट हैं, और हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जो उस मौके पे मौजूद थे, हम भी थे मौजूद, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर और खालिद तवाब साहब ने, दोनों ने उसमें अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी है, और अब उसमें हेयरिंग होगी और फिर जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में ये कितने अरसे तक होगा? पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि हनीफ गौहर साहब का भी मामला पूरा साल लटका रहा, फिर कोर्ट तक गया, फिर उसके बाद भी मतलब वो नहीं हुआ, तो क्या इस साल भी, ये साल भी इसी जदोजहद में गुजर जाएगा? देखिए, इस साल बात यह है कि वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो 3 वोट एलिजिबल थे या नहीं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लॉ भी है और लॉजिक भी है, और इसमें मतलब किसी भी लिहाज से ये उनका वोट शुमार नहीं होता। तो देखें, अब ये अदालतें भी मौजूद हैं, रेगुलेटर भी मौजूद है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी बेहतर फैसला होगा और इंसाफ होगा इंशाल्लाह होगा। मियाँ साहब, आप तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं, आप चाहे इक़्तिदार में हों या बाहर हों, आपके फोरम भी हैं, दूसरे भी आपके बिज़नेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम भी है आपका, तो ये बताइए कि जो इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, और जो सनतकारों के जो मसाइल हैं, उन पर आप फिर आगे कैसे लेके चलेंगे, चाहे आप ऑफिस में हैं या नहीं हैं, उनके लिए आप क्या काम करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं, वो काम तो हमने करते ही रहना है। ये तो 1 साल की टेन्योर होती है, तो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जो मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो अपनी जगह हैं। जहाँ तक इकॉनमी का आपने पूछा, इकॉनमी मुल्क की कदरे बेहतरी की तरफ माइल है, और उसमें उम्मीद की जा रही है। एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी करके, और फिर इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, फिर ट्रेड बैलेंस जो है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी कम हो रहा है, बल्कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन हैं। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ चीज़ें बेहतरी की तरफ माइल हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट के मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एज़ फार एज़ पॉलिसीज़ कंसर्नड, अभी जो हमारा मार्कअप रेट है वो भी एक सही लिमिट में है, उसमें 1-2% कम होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का मौजू नहीं है। अगर हो जाए तो भी अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो गैस और एनर्जी की प्राइसेस हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, वो भी एक नॉर्मल अच्छी रेंज में रखी हुई हैं, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस में हमारे लिए बेहतरी है, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इन्होंने जो गैस की शॉर्टेज को कॉम्बैट करने के लिए इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है, वो जनरल नेचर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी गैस बंद कर दी है, कैप्टिव पावर की गैस बंद कर दी है। और मैं समझता हूँ ये गलत फैसला है। ये मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस के इशूज़ है। इन्हें बर वक्त गैस मंगवानी चाहिए थी, इंपोर्ट करते और इंडस्ट्री को फुल फ्लज ये बिजली और गैस फराहम करते। अब बिजली हमारे पास सरप्लस हो गई है, लेकिन बिजली की प्राइसेस जो हैं आम इंडस्ट्री के लिए अभी भी ज़्यादा हैं, कम होनी चाहिए। गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अब गैस की फराहमी का एक बहुत बड़ा ये इशू इन्होंने खड़ा कर दिया। अब ज़ाहिर है कि सप्लाई चेन होती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो कोई ज़ाहिर है हवा में या चांद पे तो नहीं रहती ना, तो उनको भी अपना पैकिंग मटेरियल चाहिए और बहुत सारी इंसलरीज चाहिए होती हैं। तो उनके लिए आपने अब जो सप्लाई चेन है दूसरी इंडस्ट्री, उसकी गैस अगर बंद कर देंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी जो सप्लाई चेन के हवाले से। फिर लोगों को बेरोज़गारी होगी और एक गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव एक इम्पैक्ट आएगा। तो
वो गैस उनको खोलनी चाहिए। फिर उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी भी है कि जिनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ही नहीं, यानी वो मुतबादल ज़राए पे जा ही नहीं सकते। अगर आप उनकी गैस बंद कर देंगे तो वो फिर अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? फिर इसका मतलब है वो ले ऑफ करेंगे। उनके पास बिजली नहीं है, उनकी या बिजली है भी तो इतनी थोड़ी है कि वो सिर्फ ऑफिस के लिए उन्होंने थोड़ी सी बिजली रखी हुई है। फिर बिजली के और इश्यूज़ हैं कि उसमें ब्रेक डाउन्स होते रहते हैं, उसमें रिपेयर्स आती रहती हैं। तो बाद इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके यहाँ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, प्लास्टिक वगैरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें अगर बिजली एक 5 मिनट के लिए भी चली जाए तो उनका सारा प्रोसेस और बैच ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री में, बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसी चीज़ को कहते हैं। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप देखें ना, बिजनेसमैन को यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई अपनी पॉलिसी या प्लानिंग या प्रोडक्शन प्लानिंग वो नहीं कर सकता, अपने कस्टमर को कोई एक कंफर्म डेट नहीं दे सकता कि मैं चीज़ें आपको कब और कैसे सप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए, गवर्नेंस के इशूज़ हैं और इनको हैंडल करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, मिर्ज़ा साहब आपने हमें टाइम दिया और बातचीत की। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कानूनी मसाइल के हवाले से। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे सबसे पहले तारुफ़ करवाता हूँ। उनका नाम है सैयद हैदर इमाम रिजवी एडवोकेट, जो कि सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और पूरा साल उन्होंने सिंध बार काउंसिल में सर्व किया है। अब इनकी टर्म पूरी होने वाली है। हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे, उनका तारुफ आपको बताएंगे और फिर ये जानेंगे कि साल भर में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर इमाम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले प्लेजर फॉर मी। हैदर साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि सिंध बार काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है, और आप वाइस चेयरमैन बने हैं तो क्या क्या चैलेंजेस थे जब आपने ऑफिस संभाला और उनसे आपने कैसे डील किया? देखिए जी, ये सिंध बार काउंसिल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये रेगुलेट करती है 1973 का लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसके तहत ये काम करती है। और सिंध बार काउंसिल जो है हमारी एक लीगल फ्रेटर्निटी की एक बॉडी है और तकरीबन जो 38,000 मेंबर हैं इस वक्त सिंध भर के जो वकला टोटल मिला के 38,000 के करीब उनकी तादाद है और जिसमें तकरीबन 33 के करीब अरकान ये वकला इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। और ये 33 जो लोगों के जो इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंट पास में हुए हैं 28 नवंबर को, जिसमें एक नई बॉडी फॉर्म हो गई है जो 1 जनवरी से आ चुकी है। और अभी सिचुएशन ये है कि इन 33 अरकान की ज़िम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जो भी इश्यूज़ हों रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड इश्यूज़, अपना हमारे यहाँ जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है मुल्क के अंदर उससे रिलेटेड बात करना, और ज़ाहिर बात है कि मुल्क में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे भी बात करना, वकला हज़रात के वेलफेयर से रिलेटेड बात करना। तो ये तमाम चीज़ें ज़िम्मेदारियों में शामिल होती हैं वकला की, हमारी इस मुंतखब बॉडी की। थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिएगा कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में कब से हैं और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारियां क्या क्या? मैं सन 2002 में इनरोल्ड हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वैसे तो वकील एसएम लॉ कॉलेज से मैंने LLB क्लियर किया था, पास किया था। उसके बाद मैंने जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब की लॉ फर्म को ज्वाइन किया था और उनके साथ रहते हुए ही मैंने सिविल और क्रिमिनल साइड पे जो मुकदमात थे उनमें उनके साथ पैरवी करता था, उनको असिस्ट करता था। और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है तहरीक जब शुरू हुई 2007 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, सिंध के जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनको रिमूव किया गया था अनलॉफुली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो हमने उस तहरीक में उस वक्त हम एक नया वकील बना था, मैं बिल्कुल एक यंग लॉयर्स थे बिल्कुल हम लोग, तो हमारे दोस्त वगैरह हमने एक ग्रुप बनाया, हमने उस तहरीक में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद मेरा जो सियासी कैरियर था वो भी ज़ाहिर बात है कि क्योंकि रशीद रिजवी साहब बहुत एक्टिवली बार पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक मेंबर रहे हैं, और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार, इवन यहाँ पर जो वाइस चेयरमैनशिप का ओहदा जो मेरे पास है ये भी उनके पास रशीद रिजवी साहब के पास रहा। तो उनके साथ सियासत में रह के काम करके ज़ाहिर बात है कि कोशिश की कि सर्व करें फ्रेटर्निटी को। तो 2011 में मैंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन में मुंतखब हुआ था। फिर 2014 में सिंध बार काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ पहली बार,
और उसके बाद 2018 में प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन मुंतखब हुआ और उसके बाद 2020 में मुझे ज़िम्मेदारी मिली वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल की, जो मैं यूनानिमस मेरा इलेक्शन हुआ था 32 के 32 अरकान जो मेरे अलावा थे, उन्होंने मुझे जो है क्या नाम है यूनानिमसली मुंतखब किया इस ओहदे के लिए। ये बताइए हदीमान साहब के क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे या कौन कौन से ऐसे काम थे जो आप अपने क्रेडिट पे उन्हें गिनवा सकते हैं? देखें, क्रेडिट ज़ाहिर बात है सिर्फ मेरा नहीं होता, पूरी बार काउंसिल का है, हर मेंबर का है, हमारी एग्जेक्टिव कमेटी, हमारी दीगर कमेटीज़ जो काम कर रही हैं उन सब का है, हर मेंबर का है, क्योंकि मैं जो भी काम करता था अपने मेंबर की कंसेंट से करता था, एक यूनानिमस व्यू लेता था। बहरहाल जब वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थीं। आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो ज़ाहिर बात है हालात चल रहे हैं, जो डेमोक्रेसी है बड़ी वीक डेमोक्रेसी है। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि हमारे यहाँ जो अदलिया है वो भी मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं है। चुनाचे ज़िम्मेदारी एक बहुत हद तक आती थी, सिंध बार काउंसिल पर भी ये लागू होती है। तो जब मैं वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ तो मेरे पास बहुत सारे टारगेट्स थे। काउंसिल का इजलास मैंने एक एमरजेंट मीटिंग बुलाई सिंध बार काउंसिल की, और उस मीटिंग के अंदर एक यूनानिमस व्यू आया कि जी ये जो तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए हमें वकला हजरात को, जो हमारे वकील हजरात जिनकी हमारे पास एप्लीकेशंस भी थी और दीगर हम ख़ुद भी समझते थे कि इस वक्त ज़रूरत है, तो हमने कोशिश की वो 5.25 करोड़ रुपए अपने वकील भाइयों में बहनों में हमने तकसीम किए, और बड़ा फेयर प्रोसेस था। उसके लिए मैंने जनरल काउंसिल के इजलास में बार काउंसिल के ये कोशिश की कि इसके ऊपर कोई उंगली ना उठे, इसलिए हमने उसको पे ऑर्डर के थ्रू डिसबर्स किया। तो ये एक बहुत बड़ा अमल था जो बार काउंसिल के नुमाइंदों को मैं इसका क्रेडिट दूंगा। इसके अलावा इस पूरे अरसे में बहुत सारे अहम इश्यूज़ थे जिन पे मैं समझता हूँ बार काउंसिल को बोलना था और हमने अपना किरदार अदा किया। इसमें सबसे अहम तो ये था कि हमारी अदलिया की कारकर्दगी से हमारी फ्रेटर्निटी मुतमईन नहीं है, लीगल फ्रेटर्निटी, हमारी आवाम मुतमईन नहीं है, और हम भी ये समझते हैं कि बहुत सारी जगहों पे कोताहियाँ मौजूद हैं। तो हमने एक पहला इशू ये था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हो रहे हैं हमारे यहाँ अदलिया में, तो हमने इस पे बात की। मैंने सिंध बार काउंसिल के बिहाफ पे बीइंग अ वाइस चेयरमैन और हमारे एग्जेक्टिव कमेटी के जो अरकान थे उनके साथ मिलकर एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराया, क्योंकि कुछ एलिवेशंस हुई जो हम समझते थे कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को एलिवेट होना चाहिए था, जो कि इस वक्त सिंध के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको एलिवेट होना चाहिए था। लेकिन और उसके बाद पेशावर के चीफ जस्टिस थे जो अब इंतकाल फरमा चुके हैं, उनका नाम था। उसके अलावा हम कहते थे कि 5 चीफ जस्टिस में जो सीनियर्स हों उनको आप लें, और ये जजेस केस के अंदर भी रूलिंग थी, वैसे भी ये तमाम चीज़ें हमारे सामने थी, कई केसेस आए थे इस तरह के, लेकिन वो प्रिंसिपल डिविएट होता रहा। चुनाचे सिंध बार काउंसिल ने एक बहादुरी वाला इक़दाम किया और खोलकर इस पे बात की। इसके अलावा जब कोविड आया तो हमने महसूस किया कि हमें एक रूल्स में हमारे सेक्शन 57 मौजूद है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट के अंदर, तो उसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हमें हर साल ग्रांट देंगी, जो ग्रांट हमें अरसा दराज से नहीं मिली। शायद शादो नाज़िर गुज़िश्ता अगर 50 साल की हिस्ट्री उठा के देखी जाए बार काउंसिल की, तो शायद 2 या 3 मरतबा बार काउंसिल को ग्रांट दी गई है। चुनाचे मैंने खतूत लिखे वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब को, लॉ मिनिस्टर साहब को, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर साहब को, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई हौसला अफजा जवाब हमने कोशिश भी की, उनसे मुलाकात की, लेकिन नहीं हो सका ऐसा सूरत हाल। तो जब उनकी तरफ से हमें किसी किस्म का जवाब नहीं आया, जो कि हमारा हक बनता था, फ्रेटर्निटी का हक बनता है कि हम वेलफेयर के काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो चुनाचे हमने एक पिटीशन फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में जो पेंडिंग है, उसमें हमने बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब के तवस्सुत से ये पिटीशन फाइल की है, जिसके अंदर सिंध बार काउंसिल का मौक़िफ़ यही है कि हमें ग्रांट ईयरली ग्रांट इनको देनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हमारा कहना यह है कि इसमें वकला की वेलफेयर के अलावा हमें हमारे पास एक
प्लॉट मौजूद है, जिस प्लॉट पे हम चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई हॉस्पिटल बने, कोई हॉस्टल्स बने, तो वो तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जब हमें एक हैंडसम ग्रांट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। तो वो पिटीशन भी इसी टेन्योर में हमारे ही काविशों से मुमकिन हुआ। मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि चूँकि आप स्टैच्यूटरी बॉडी हैं और रेगुलेट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो लॉयर्स फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि जिसमें जो क्लाइंट होता है वो हर्ट हो रहा होता है या कहीं उसके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। तो क्या ये भी एक प्रॉपर फोरम है कि अगर लोगों को लॉयर्स कम्युनिटी के हवाले से कोई कंप्लेन हो, कोई ग्रीवेंसेस हों, तो क्या यहाँ वो आ सकते हैं एड्रेस करने के लिए सिंध बार काउंसिल में, या पब्लिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सिंध बार काउंसिल के मैंने आपको जैसे बताया लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट है मेरे पास मौजूद 73 का, इसमें वो तमाम प्रोसीजर मौजूद है। आज भी मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर किसी लिटिगेंट को किसी वकील से कोई शिकायत होती है और कोई प्रॉब्लम आती है किसी किस्म की, और बाज़ औक़ात वकला के आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वकालतनामे सुपरसीड्स हो जाते हैं, सुपरसीड होने से उनको ये होता है कि जी पिछले क्लाइंट जो होते हैं विदाउट इंटीमेशन, तो ये तमाम कार्रवाइयाँ सिंध बार काउंसिल का डोमेन है। ये कॉग्निजेंस सिंध बार काउंसिल ले सकती है। यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है जो इस तरह के इश्यूज़ को देखती है जहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ हो ऑन दी पार्ट ऑफ अ लॉयर। इसके अलावा हमारे यहाँ एग्जेक्टिव कमेटी है जो इस तरह के इश्यूज़ को देखती है, और इन मुकदमात के फैसले होने के बाद एक हमारा ट्रिब्यूनल है जो इन मुकदमात की अपीलों को सुनता है। तो ये एक सूरत हाल है जो एक बड़ा प्रॉपर फोरम मौजूद है लिटिगेंट्स की ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के, उसके रिड्रेसल के लिए। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि हमने एक पिटीशन और फाइल की है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हमने NIRC के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जिनको तीसरी बार मुतवातिर एक्सटेंशन दिया गया है, जिसपे पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस खामोश थी, हमने उसको चैलेंज किया है। हमारा कहना ये है, एक तो उस जगह पर एक आप तीसरी बार मुतवातिर एक शख्स को लेकर आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हमारा कहना यह है कि इस पर किसी वकील को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, और इस तरह से कौशाए जुडिशियल जो फोरम्स हैं किसी भी जगह पे आप उन पे ATC कोर्ट्स होती हैं, अपना बैंकिंग कोर्ट्स हैं, दीगर फोरम्स हैं, अपने ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उन तमाम जगहों पे आप ला सकते हैं, वकला को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि नहीं होता। आम तौर पे रिटायर्ड सेशन जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, जिसको हम चाहते हैं इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि आपका टेन्योर भी एंड हो रहा है, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए ओवरऑल और अगर पब्लिक के लिए भी कुछ अगर मैसेज? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हमारे पास सैकड़ों की तादाद में मिसिंग पर्सन पिटीशंस हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है, कि सैकड़ों की तादाद में लोगों के ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वायलेट किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बार काउंसिल्स को अपना एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मेरी आने वाली काबीना, जिसका आपसे 2 दिन बाद एक इजलास है, उसमें भी ज़ाहिर बात है मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे कमिटमेंट के साथ वकला की वेलफेयर के लिए, क्योंकि हमने पिछले दौर में अपने वकीलों अपने जो वकील हमारी फ्रेटर्निटी है उसके लिए हमने बेनेवोलेंट फंड इंक्रीज़ किया था फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। मैं समझता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इस कमेटी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वकला के वेलफेयर के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी, और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए, और इस मोटिव पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हैदर मोहम्मद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हैदर मोहम्मद रिजवी साहब की, और उम्मीद है कि इसमें आपके लिए भी बहुत सारी रहनुमाई मौजूद है, और इस हवाले से अगर आप भी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहें और यहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहें सिंध बार काउंसिल से, तो आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से मेट्रो मैटर से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।